नमस्ते। ग्रंथों की श्रृंखला में आज हम लोग राग तत्व विबोध ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। राग तत्व विबोध ग्रंथ सन 1660 में श्रीनिवास ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया एक संक्षिप्त ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपने आश्रयदाता और अपने समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में किसका उद्धरण दिया, यानी अपने ग्रंथ में किसका रेफरेंस दिया, और इनके ग्रंथों को बाद के जो ग्रंथकार हैं किसने इस ग्रंथ का रेफरेंस दिया है, उसी के आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो ग्रंथ है सन 1660 से लेके 1670 के बीच में लिखा गया होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका समय हम लोग बोलेंगे सन 1660। ठीक है। तो सौरभ मुझे बताओ कि इन्होंने किसका उदाहरण दिया है? इन्होंने संगीत पारिजात है ना, अव्वल का उदाहरण दिया है ना। क्या क्या चीजों का उदाहरण दिया? एक तो इन्होंने दिया कि तार की लंबाई के आधार पर सुरों की स्थापना। दूसरा जो अव्वल का शुद्ध सप्तक क्या था? सैंधवी है ना। सैंधवी को इन्होंने अपना शुद्ध सप्तक माना, जो वर्तमान कौन सा है ना। तो अब इसके बाद में जो पुंडरीक विट्ठल है ना, 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आए, जिन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? चार है ना। सबसे पहला ग्रंथ इनका क्या था? सद्राक्ष चंद्रोदय, फिर राग माला, राग मंजरी और है ना। तो पुंडरीक विट्ठल ने श्रीनिवास का क्या दिया है? रेफरेंस लिया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है पुंडरीक विट्ठल से आगे और अव्वल ये बाद में लिखा गया होगा। ठीक है। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है? 8 प्रकरण है। इस ग्रंथ में अध्यायों को क्या कहा गया है? प्रकरण कहा गया है। सबसे पहले जो है प्रस्तावना है ना, फिर उसके बाद में सीखा जाती है प्रकरण, फिर प्रकरण, फिर ग्राम प्रकरण, फिर गमन प्रकरण, और श्रुति निर्णय प्रकरण। ये हो गए इसके 8 प्रकरण। इसके बाद में हम लोग अभी प्रस्तावना का बात करते हैं। प्रस्तावना में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? संगीत की महिमा का वर्णन किया है ना। और तत्पश्चात इन्होंने क्या किया कि इस ग्रंथ में क्या क्या चीजों का वर्णन करने जा रहे, उन सारी चीजों का विवरण है ना। पूरी विषय वस्तु हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रामामात्य का शोरमेल कलानिधि का जो सबसे पहला प्रकरण क्या था सौरभ? उपोदघात प्रकरण। तो उपोदघात प्रकरण का ही जैसा ही इनका क्या है? ये है ना। ये हो गया हमारा पहला प्रकरण। इसके बाद में हम लोग श्रुति जाति विवेक प्रकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो श्रुति जाति विवेक प्रकरण में इन्होंने 22 श्रुतियों को है ना 5 जातियों के अंतर्गत क्या किया है? वर्गीकृत किया है ना। श्रुतियों की 5 जाति का नाम क्या क्या है? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्य है ना। तो जो सबसे पहली जाति थी दीप्ता जाति के अंतर्गत इन्होंने 4 श्रुतियों को रखा। आयता के अंतर्गत 5 को रखा, करुणा के अंतर्गत 3 को रखा, और मृदु के अंतर्गत इन्होंने 4 रखा, और मध्य के अंतर्गत 6 रखा है ना। तो क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 4, 6 है ना। कुल मिलाएंगे तो कितनी श्रुति हो जाएंगी? 22 श्रुति हो जाएंगी। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकरण, श्रुति जाति। हाँ, दीप्ता की 5, 4, 3, 4, 6 है ना। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु है ना। तो 4, 5, 3, 4, दीप्ता की 4 है, आयता की 5 है, करुणा की 3 है, मृदु की कितनी है? 4 है, और मध्य की 6 है। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रकरण है ना। उसके बाद में कौन सा प्रकरण है? स्वर प्रकरण। स्वर प्रकरण में इन्होंने जो इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि वीणा की तार की लंबाई के आधार पर सुरों की स्थापना है ना। तो जब उन्होंने तार की लंबाई के आधार पर सुरों की स्थापना की, तब उन्होंने 7 शुद्ध और 5 विपरीत स्वर माने है ना। तो इन्होंने क्या किया? अव्वल का ही कॉन्सेप्ट है उसको माना। थोड़ा सा अलग ये किया कि अहोबल ने
अति तार षडज को स्थापित नहीं किया था, इन्होंने अति तार षडज को स्थापित किया है ना, जो 9 इंच पे स्थापित है। तो इन्होंने शुद्ध विकृत 7 + 5 = 12 है ना, उसको किस तरीके से हम वीणा पे स्थापित करेंगे उसके बारे में इस ग्रंथ में बताया है ना, क्योंकि इसको यहाँ पे अभी वर्णन करना संभव नहीं है, इसको हम लोग अलग टॉपिक में इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया तीसरा प्रकरण है ना। चतुर्थ प्रकरण क्या है? ग्राम मूर्छना प्रकरण है ना। तो ग्राम मूर्छना प्रकरण हम नॉर्मली जब ग्राम का मतलब क्या होता है, स्वरों का वो समूह जो मूर्छना को आश्रय है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। और मूर्छना का मतलब क्या होता है? अनुसार 7 स्वर में आरोह को हम क्या बोलेंगे? मूर्छना बोलेंगे है ना। तो ग्राम कितने हैं? 3 ग्राम है ना, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और अंतः ग्राम। उनमें से इन्होंने क्या किया है? षडज ग्राम को स्वीकार किया। तो अब ये षडज ग्राम, क्योंकि हो सकता है इनके समय पे षडज ग्राम ही प्रचलित में था, और षडज ग्राम को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो मूर्छना भी षडज ग्राम का ही स्वीकार है ना। तो षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं थी? 7 मूर्छनाएं थी। क्या क्या नाम बताओ? उत्तर मधुरा, रजनी, उत्तरार्धा, शुद्ध सर्गा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अभिविकृता। ठीक है, यहाँ पे ये प्रकरण भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में कौन सा प्रकरण आएगा? गमक प्रकरण है ना। तो गमक प्रकरण, गमक शब्द का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में होता है? मानसोल्लास में प्राप्त होता है ना। हमारे अलग अलग ग्रंथों में गमकों के अलग अलग संख्याओं का वर्णन है ना। इन्होंने जो अहोबल ने 20 जो गमक स्वीकार किया है उसको इन्होंने स्वीकार किया है ना। और उन्होंने मतलब वीणा पे किस तरीके से हम ये 20 गमक निकाल सकते हैं उसका वर्णन भी इस प्रकरण में किया। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा प्रकरण आता है? मेल लक्षण प्रकरण है ना। मेल, अब देखो यहाँ पे हम लोग मेल बोल रहे हैं है ना। मेल पद्धति के जनक हम किसको बोलेंगे? माधवाचार्य है ना। इन्होंने सन 1336 में संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा है ना। और थाट शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? राग। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना नया कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग जिस तरीके से आज है ना मेल या थाट का परिभाषा क्या करते हैं? क्रम अनुसार समूह जिससे राग उत्पन्न होता है उसे हम थाट बोलते हैं। लेकिन इस परंपरा से हटके उन्होंने अपना एक अलग मत दिया है ना। उन्होंने बोला कि मेल या थाट होने के लिए हमको 7 स्वर होने की जरूरत नहीं है, 5 या 6 स्वर में भी क्या हो सकते हैं? मेल हो सकते हैं। जिस तरीके से हम है ना संपूर्ण सारव और औरव जाति से 484 राग बनाने का नियम पता ही होगा तुम लोगों को है ना। उसी प्रकार से मेल पद्धति का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा प्रकरण क्या आता है? राग प्रकरण। राग प्रकरण में इन्होंने कुल 101 रागों का वर्णन किया है ना। इसके अंतर्गत आने वाली जो हम लोगों ने प्रबंध की कितनी रागों पर 4 राग है ना, उद्ग्रह, मिलाप, ध्रुव है ना। उसी से मिलता जुलता है ना उद्ग्रह, स्थायी, संचारित और मुक्त है ना। तो यहाँ पे देखो उद्ग्रह का मतलब क्या होता है? उठान है ना। स्थायी का मतलब राग, और फिर संचारी का मतलब क्या होता है? कि मिलाने वाला। और मुक्तय का मतलब क्या है? समाप्ति। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा लास्ट जो प्रकरण बचा वो क्या है? श्रुति निर्णय प्रकरण। श्रुति निर्णय में इन्होंने थोड़ा सा जो परंपरा से हट के अलग मत दिया है ना। इसका इनके 2 मत है। एक पहला मत ये है कि ये बोलते हैं कि हमारे पास अगर 7 शुद्ध स्वर है, 5 विकृत स्वर है, 7 + 5 = कितना हो गया? 12। तो 12 शुद्ध विकृत स्वर है, तो हर एक स्वर को क्यों ना 2-2 शुद्ध किया है ना। तो 12 × 2 = कितना हो गया? 24। एक मत ये हो गया। दूसरा मत ये है कि ना मतलब अब दूसरा क्या है कि गनी को छोड़ के है ना बाकी जो 5 स्वरों की कितनी श्रुतियां मानती हैं? 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 20 हो जाएगा है ना। 2 गंधार का 2 निषाद का। ठीक है, तो ये पूरा लगभग हमारा क्या हो गया? राग तत्व विबोध का है ना सचित परिचय हो गया।
अगर आप लोगों को हम लोगों का पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।